हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। भारत में मनमानी गिरफ्तारी एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा है और इस दौरान सबसे ज्यादा परेशानियां उन लोगों को फेस करनी पड़ती है जो अपने अधिकारों और साथ ही साथ इस पूरी प्रक्रिया से बहुत अधिक परिचित नहीं है। लेकिन पुलिस प्रशासन तो सारी बातों को जानता है और सारी बातों को जानने के बावजूद वो बहुत सारी चीजों में लापरवाही करते हैं और मामलों में अपनी मनमानी चीजों को ही लागू करने का काम करते हैं। लेकिन दरअसल अब ये मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस मामले में गंभीर आदेश दिए हैं जो वर्तमान में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और आने वाले समय में देश के लोगों को बहुत ज्यादा मदद भी देने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस पूरी स्थिति को अच्छे से जानते समझते हैं और उन सभी पहलुओं पर विचार करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किन किन चीजों को समझा और अब हम लोगों को किस प्रकार की मदद होने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे स्वागत करता हूं और फिलहाल हमारे टाइटल का कहना है कम्युनिकेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन राइटिंग इन एक्यूज लैंग्वेज इज अ मस्ट सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आइए सभी बातों को समझते हैं और पहले ये देखते हैं कि यहाँ हम लोग के लिए किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए जीएस पेपर 2 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है और लास्ट में इसकी चीजों को डिस्कस भी करेंगे। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की स्थिति क्या रही है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल दिया है एक महत्वपूर्ण फैसला और आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट का अब ये कहना है कि जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तारी के दौरान गिरफ्तारी संबंधित नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है और अगर गिरफ्तारी संबंधी नियमों का पालन नहीं किया गया तो उसके बाद व्यक्ति को रिहा कर दिया जाएगा, भले ही अब वो व्यक्ति दोषी ही क्यों ना हो। लेकिन अब सारी गलती यहाँ पर उस तंत्र की है जो उस व्यक्ति को अरेस्ट करने में नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और कोर्ट का सीधा यही कहना है कि अगर आपने किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी में प्रक्रिया को पूरा नहीं किया तो बाद में उस व्यक्ति से जुड़े हुए सारे पहलू समाप्त कर दिए जाएंगे और व्यक्ति को रिहा कर दिया जाएगा, भले ही अब वो दोषी हो, क्योंकि गलती आपकी है। और सीधे तौर पर हम लोगों ने ये बात बार बार पढ़ी है कि एक व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित तो किया जा सकता है, लेकिन उसे उसके मौलिक अधिकारों से वंचित करने के लिए भी आपको विधि सम्मत प्रक्रिया का ही पालन करना पड़ेगा। यानी कि कानून में जो प्रक्रिया निर्धारित है उसी को ही पूरा करते हुए आप किसी के मौलिक अधिकारों को उससे दूर कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप मनमानी दिखाएंगे कि आप प्रशासन में हैं, आप तंत्र में हैं, आप पुलिस में हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। सभी पहलुओं पर करते हैं एक बार विचार। तो फिलहाल यहाँ पर जो पीठ थी जिसने फैसला दिया है उसमें शामिल थे भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई और इनके साथ थे न्यायमूर्ति AG मसीह। दरअसल ये फैसला दिया गया है 2024 के मुंबई हिट एंड रन केस के तहत। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए दो खास पहलू बताए। पहला पहलू है विचार करते समय आपको एक लिखित आदेश देना पड़ेगा, यानी कि जब कभी भी ये पूरा मामला आपके सामने है और आप किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए विचार कर रहे हैं या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो गिरफ्तारी के समय हमेशा ये जरूरी है कि उस व्यक्ति को सूचना दी जाए। अब दरअसल कई बार तो ऐसा होता है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे बताया ही नहीं जाता कि गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। बस पुलिस वाले आते हैं और आकर के वो पकड़ते और कहते हैं कि चल 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 लेके जाना है थाने, काम खत्म। कई बार पूछा भी आता है कि क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो, तो पुलिस वाले नहीं बताते, कहते हैं कि थाने आ जाओ पता लग जाएगा उसके बाद में। तो ये वाली स्थिति भी देखने को मिलती है। अब ये स्थिति गंभीर है क्योंकि ये विधि के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया नहीं है। विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया क्या कहती है, वो ये कहती है कि आप किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण बताएंगे। अब कई बार दरअसल कुछ लोग इस बात को मानते तो हैं, लेकिन पुलिस वालों से पूछा जाता है कि गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं तो पुलिस वाले मौखिक तौर पर बता देते हैं कि इसने ये काम किया है और इसको इसीलिए हम अरेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी गलत है। अब दरअसल यहाँ जो सबसे खास बात है वो ये है कि जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तारी के दौरान उस व्यक्ति को लिखित रूप में ये बताया जाएगा कि उसे गिरफ्तार करते समय किन किन आधारों को स्वीकार किया गया है और किस वजह से उसको गिरफ्तार किया गया है। और यह बात पूरी तरह से लिखित रूप में देनी है, मौखिक रूप से काम नहीं चलेगा। तो फिलहाल कोर्ट का यही कहना है कि देखो, गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण बताए जाने जरूरी हैं और ये कारण उचित समय के भीतर बताए जाने हैं और लिखित रूप में होनी चाहिए। अब जब आप लिखित रूप में देंगे तो ही चीजें संतुलित मानी जाएगी, वरना संतुलित नहीं मानी जाएगी। दूसरी खास बात, या तो इन्होंने ये कहा है कि उचित समय के भीतर आप उस व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के जो निर्णय है या गिरफ्तारी के जो आधार है उनके बारे में बताएंगे। इसके अलावा अगर उचित समय के तहत आपको चीजें नहीं समझ में आ रही तो ये भी ध्यान रखना है कि जब कभी भी किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के मामले में कम से कम 2 घंटे पहले तक तो उस व्यक्ति को ये पता होना जरूरी है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ आगे किस प्रकार की स्थिति होने वाली है। अब दरअसल सारे पहलू कहाँ जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़े हुए हैं संविधान के अनुच्छेद 22 से।
संविधान का अनुच्छेद 22 आपको मनमानी गिरफ्तारी में संरक्षण देना है, यानी कि पुलिस तंत्र में कोई भी सरकारी अधिकारी आपको मनमानी तरह से गिरफ्तार नहीं कर सकता। गिरफ्तारी के लिए कुछ खास नियम है जिनको पूरा किया जाना जरूरी है, और वहां पर यही नियम है कि लिखित रूप में व्यक्ति को यह बताया जाएगा कि गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। केवल बात यहीं तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जब कभी भी गिरफ्तार किया जाएगा तो व्यक्ति को अपने वकील तक पहुंचने के लिए भी परमिशन दी जाएगी। वो अपने वकील से मिल सकता है, बातें कर सकता है, अपना केस डिस्कस भी कर सकता है। और इसके बाद एक खास नियम ये भी है कि 24 घंटे के भीतर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है, अन्यथा यहाँ पर भी नियमों का उल्लंघन हो जाता है। तो ये अनुच्छेद 22 से ही जोड़ के पूरा मामला चला, और इसीलिए कहा गया कि मौखिक आदेश देना या फिर मौखिक चीजें बताना या फिर चीजों को ना ही बताना, ये पूरी तरह से हमारे अनुच्छेद 22 के विपरीत चला जाता है, जो कि गलत है और मौलिक अधिकार और व्यक्ति को ठीक से नहीं मिल पाते। तो जरूरी है कि आप व्यक्ति को सूचना दें कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, और यह सूचना लिखित रूप में होनी चाहिए। अब एक और पहलू है, कई बार क्या होता है कि जो हमारे प्रशासन होता है, वो तंत्र होता है, वो कुछ खास भाषा प्रयोग करता है, जैसे कि इंग्लिश। पर मान लो कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है वो व्यक्ति इंग्लिश को नहीं समझता। अब अगर उस व्यक्ति को इंग्लिश में कुछ भी लिख के दे दिया जाए तो व्यक्ति ना तो पढ़ पाएगा ना समझ पाएगा कि क्या लिखा हुआ है। उस व्यक्ति के लिए क्या इतना ही कहा जा सकता है कि कागज पे लिखे हुए सारे शब्द उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर की स्थिति में आएंगे। अब इस दौरान क्या किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को ठीक करने के लिए यह बताया कि देखो, केवल लिखित रूप में आदेश देना या सूचनाएं दे देना ये सभी चीजें पूरी नहीं है। आप जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को सूचना दोगे कि उसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उस दौरान जो भी आप ऑर्डर लिखोगे, उस ऑर्डर को लिखते समय आपको यह भी ध्यान रखना है कि वो ऑर्डर उस भाषा में लिखा जाए जो भाषा व्यक्ति समझता हो। यानी कि गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति का इस दौरान पूरा ध्यान रखा जाएगा, और उस व्यक्ति को सारी बातें लिखित में तो बताई जाएंगी, पर उसी भाषा में बताई जाएंगी जो भाषा वो व्यक्ति समझता हो। अगर वह व्यक्ति जो भाषा नहीं समझता, जैसे कि कोई अगर अंग्रेजी नहीं समझता, तो अंग्रेजी में आदेश नहीं दिया जाएगा, अंग्रेजी में सूचनाएं शेयर नहीं होंगी। उसके लिए वही भाषा चूज की जाएंगी जिसमें वो सभी चीजों के लिए सहज है, चाहे वो हिंदी हो या फिर वो हिंदी के अलावा हो सकता है कि आपकी कोई तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो या फिर कोई और भाषा हो। मतलब जो भी भाषा आप समझते हो उस भाषा में ही आपको सारी की सारी सूचनाएं दी जाएंगी, ताकि आपके पास रिटर्न में ये सबूत हो कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, और साथ साथ आप उन सभी चीजों को अच्छे से समझ भी पाएंगे पढ़ करके। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि इस दौरान ये चीजें देखेंगे कि लापरवाही की गई है बहुत बार, और लापरवाही की चीजों को समाप्त करने के लिए यह फैसला दिया गया। कोर्ट का कहना है कि अगर गिरफ्तारी के आधार ऐसी भाषा में बताए जाते हैं जो व्यक्ति समझ नहीं पाता, तो ये अनुच्छेद 22(1) के तहत संवैधानिक अधिकारों का या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ही माना जाएगा, और मौलिक अधिकारों का संरक्षण की जिम्मेदारी कोर्ट की ही है। यह भी कहा गया है कि सूचना मौखिक या विदेशी भाषा में देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि लिखित और समझ में आने वाली भाषा में ही देना जरूरी है। अगर आप ऐसी किसी भाषा में या विदेशी भाषा है या मौखिक रूप से चीजों को बता देते हैं, तो न्यायपालिका इन चीजों को स्वीकार नहीं करेगी, और यह संविधान के विपरीत भी चला जाएगा। तो दो पहलू हैं। पहली बात तो ये कि व्यक्ति को उसके गिरफ्तारी के आधार बताना और वो लिखित में बताना, लेकिन चीजों को लिखते समय भाषा भी ऐसी होनी चाहिए जो भाषा व्यक्ति समझता हो, उससे अलग कोई भाषा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बातें क्लियर है। तो ये फैसला अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में बहुत सारे लोग इस पूरे मामले से परेशान रहे, और उन्होंने ये देखा कि या तो उनको बताया ही नहीं गया कि गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, बाद में चीजें सामने निकल के आई, या फिर लोगों को केवल मौखिक तौर पर बता दिया गया और काम खत्म हो गया। तो ये फैसला अपने आप में एक माइलस्टोन और लैंडमार्क फैसला माना जा रहा है, और आने वाले समय में ये बहुत सारी चीजों को बदल भी सकता है और ठीक भी कर सकता है। तो इस दौरान अनुपालन ना करने पर क्या होगा? अब देखो, जब कभी भी कोर्ट कोई आदेश देता है तो कोर्ट का आदेश मानना जरूरी होता है, लेकिन हम लोगों ने देश में ये भी देखा कि बहुत बार कोर्ट ने आदेश तो दिया, लेकिन आदेश देने के बाद उस मामले के ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है और कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो यहाँ पर कोर्ट ने भी फैसला करते हुए बता दिया है कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो क्या होगा। देखो, पहली बात तो ये है कि कोर्ट के दिए गए आदेश को ना मानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाता है, जिसके लिए अलग से सजा का प्रावधान किया जा सकता है। लेकिन एक दूसरी खास बात, अब इस दौरान जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के दौरान इस नियम का पालन नहीं किया गया, उस व्यक्ति के मामले में क्या स्थिति रहेगी। तो कोर्ट ने कहा है कि अब इन नियमों का पालन किए बिना जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, उस मामले में पहले तो यही माना जाएगा कि यह गिरफ्तारी एक अवैध गिरफ्तारी है, क्योंकि आपने विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। दूसरी खास बात, जो इस मामले में रिमांड का आदेश रहेगा, वो रिमांड का आदेश भी अब यहाँ पर स्वतः ही निरस्त मान लिया जाएगा। जब आपने प्रक्रिया ही पालन नहीं की है तो आपकी आगे की चीजें नहीं पड़ेगी। और तीसरा खास पहलू ये है कि जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार करेंगे और इस प्रक्रिया का पालन किए बिना गिरफ्तार करेंगे, उस व्यक्ति को रिहा भी कर दिया जाएगा, आप उसको जेल में नहीं रखोगे। यानी कि पुलिस प्रशासन के लिए कह दिया है कि आप सभी चीजें कर सकते हैं, लेकिन तरीके से दायरे में रहते हुए कानून की सीमाओं को पार नहीं करना है। तो महत्वपूर्ण स्थिति है, यानी कि यहाँ पर कानून के रखवालों को सिखाया जा रहा है कि कानून की रखवाली कैसे की जानी चाहिए और कैसे चीजों को व्यवस्थित रखना है।
ऐसा नहीं है कि अगर आपने वर्दी पहन ली है और आप तंत्र में आ गए हैं तो आप मनमानी चीज़ें कर सकते हैं और कानून से भी बढ़कर आप हो जाएँगे। वो सारी चीज़ें यहाँ पर तरीके से कोर्ट ने समझाई है और ये चिंताजनक स्थिति है और भारत में बहुत बार ये देखा गया है और उन्हीं उल्लंघनों को अब ठीक करने के लिए फैसला आगे काम करेगा। तो आइए संवैधानिक आधारों को भी समझ लेते हैं, कानूनी आधारों को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा जुड़ जाता है वो अनुच्छेद 22(1) से जुड़ जाता है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 22(1) ये कहता है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचना देनी ज़रूरी है कि क्यों गिरफ्तारी की जा रही है और साथ-साथ वह व्यक्ति अपने वकील से भी मिल सकता है अपने बचाव के लिए। इसके अलावा देखिए हमारे पास संविधान का अनुच्छेद 21 भी है जो हमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अब इसी अधिकार के तहत देखो एक खास स्थिति ये है कि जब कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए आप कोई भी काम करते हैं दंड देने का या उसको कोई दोषी ठहराने का या वो किसी मामले में आरोपी है तो भी। तो इस दौरान आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमेशा आपको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का ही पालन करना है। यानी कि किसी व्यक्ति को केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। अन्यथा आप किसी भी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन जरूरी है और अनुच्छेद 21 का यही सिद्धांत अनुच्छेद 22 के साथ मिलकर के कानून की उचित प्रक्रिया की स्थापना भी करता है कि भाई कानून की उचित प्रक्रिया किस प्रकार से निर्धारित होगी। तो अनुच्छेद 21 का ये पहलू और अनुच्छेद 22 के तहत चीजें शामिल है। हालांकि मैं अनुच्छेद 21 का ये पहलू क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अनुच्छेद 21 के डायमेंशन बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, तो इसी वजह से जो चीजें हैं वो यहाँ पर इस रूप में जोड़नी पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास में सीआरपीसी पहले रहा करता था, लेकिन इसको अब हम लोगों ने बदल दिया, तो बीएनएसएस है हमारे पास में आज के समय में। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को आज हम लोग यूज कर रहे हैं और यहाँ पर भी प्रावधान किए गए हैं कि किस प्रकार से प्रोसीजर्स फॉलो होंगे। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा 35(1) है जो कहती है कि किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तारी के कारण बताए जाने चाहिए। और इसी की धारा 35(2) है जो कहती है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको यह बताया जाना चाहिए कि उसे जमानत का अधिकार है। अगर अधिकार जमानती है तो यानी कि अगर उस मामले में जमानत मिल सकती है तो आप बता दो कि देखो आपका मामला ऐसा है कि आप जमानत ले सकते हो, तो आप जमानत के लिए वकील से मिलकर अप्लाई भी कर दीजिए, आपकी चीजें ठीक हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए तो उसको पकड़ के ही रखना है, जेल में ही डालना है, उसको दोषी ठहरा के ही मानना है या उसको प्रताड़ना ही देनी है, ये चीजें नहीं। अगर अपराध जमानत है तो बता दो कि देखो जमानत ले सकते हो, ऐसा अपराध है, छूट मतलब बाहर रह सकते हो, चीजें सुलझा लो। और गैर जमानती है तो आप पहले बता दो कि देखो अपराध गैर जमानती है, जमानत तो मिलेगी नहीं, आपको रहना तो अंदर ही पड़ेगा। यानी कि कम्युनिकेशन होना चाहिए और कम्युनिकेशन के मामले में दोनों को एक दूसरे को कॉपरेट करना चाहिए। जो आरोपी है या जो दोषी है उसकी यहाँ जिम्मेदारी ये है कि वो कॉपरेट करे। और कोई भी व्यक्ति दोषी कब माना जाता है, जब उसको कोर्ट डिक्लेयर करता है कि उसने सजा, उसने ये अपराध किया है, तब वो दोषी माना जाता है। उससे पहले तो वो एक्यूज्ड ही रहता है, आरोपी ही रहता है। तो अब यहाँ दोनों एक दूसरे कॉपरेट करें। जो व्यक्ति है जिसको हिरासत में लिया गया वो कॉपरेट करे तंत्र के साथ में, पुलिस के साथ में, और पुलिस भी व्यक्ति कॉपरेट करे, उसको बता दे कि देखो आपके पास ये अधिकार है, आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, जिससे कि चीजें ठीक रहेंगी, परेशानी भी नहीं होगी और लोगों का पुलिस प्रशासन में विश्वास भी बढ़ेगा और पुलिस को भी चीजें इजीली सेटल करने में मदद हो जाएगी यहाँ पर। तो ये चीजें भी खास है, तो ये भी ध्यान रखना जरूरी। न्यायालय ने क्या क्या तर्क दिया है इस फैसले को देते समय, जरा वो भी समझ लेते हैं। तो न्यायालय का ये कहना है कि देखो संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 22 को मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में स्थापित किया था। यानी कि पहले से ही संविधान निर्माता जानते थे कि मनमानी गिरफ्तारी की स्थिति आ सकती है, क्योंकि ब्रिटिश काल में ये चला करता था, लोगों को पकड़ लिया जाता था और बताया नहीं जाता था कि क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। तो उसी स्थिति को हम स्वतंत्र भारत में ना देखें, इसी वजह से ये फैसला लिया गया था और अनुच्छेद 22 को शामिल किया गया। तो जब मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध हमने शामिल किया है तो अब जरूरी है कि चीजें का पालन होना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि आप केवल सूचना दे देते हैं, केवल मौखिक रूप से बोल देते हैं, जो कि पर्याप्त नहीं है। इसको ठीक किया जाना जरूरी है और ये सूचनाएं लिखित रूप में दीजिए और लिखित रूप में देते समय ये भी ध्यान रखें कि व्यक्ति के अधिकार जो हैं वो वहां पर अपने चीजों का प्रयोग कर सकता है। तो लिखित रूप में दीजिए और ऐसी भाषा में दीजिए जो व्यक्ति समझ सके। इसके अलावा न्यायालय ने यह भी कहा कि यह नियम सभी अपराधों और सभी कानूनों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे अपराध कोई भी गंभीर हो या सामान्य। मतलब व्यक्ति ने कितना ही गंभीर अपराध किया हुआ हो, लेकिन ये प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इस प्रक्रिया का तरीके से पालन आपको करना होगा। यही न्यायालय के तर्क है और वरना अंततः यही है कि अगर आपने नहीं चीजें मानी तो व्यक्ति को फिर रिहा कर दिया जाएगा, जो कि आपके लिए फिर बाद में खुद ही परेशानी होगी। आपको व्यक्ति फिर ढूंढना पड़ेगा, फिर प्रोसीजर शुरू करने पड़ेंगे, तो बाद में चीजें बिगड़ेंगी। तो बेहतर यही है कि एक बार काम कर लो तो ठीक से ही कर लो और पूरी प्रक्रिया का पालन कर लो। बातें ठीक है सभी। अब इस निर्णय से क्या क्या प्रभाव होने वाले, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे जो कि खास माने जा रहे हैं। पहली खास बात तो यह है कि संवैधानिक सुरक्षा को सशक्त बनाया जा सकता है। तो दरअसल अनुच्छेद 22 से केवल और केवल अब यहाँ पर संविधान के तहत चीजें ही नहीं रहेंगी, संविधान के चीजों को अब सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा से भी जोड़ा जाएगा और माना जाएगा कि अब यहाँ जो व्याख्या की गई है उसको व्यावहारिक और मानवाधिकार अनुकूल बनाया जा सकता है, चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा
पुलिस जवाबदेही बढ़ेगी, तो भाई पुलिस भी अब चीज़ों को समझेगी कि कोर्ट ने बोल दिया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं होना चाहिए और वरना व्यक्ति रिहा कर दिया जाएगा। तो पुलिस की जवाबदेही भी बढ़ेगी, तो गिरफ्तारी प्रक्रिया जो है वो अब लिखित और साथ-साथ समयबद्ध तरीके से होगी और भाषा संवेदनशील भी हो जाएगी। तो चीज़ें बेहतरीन है। इसके अलावा रिमांड प्रक्रिया की पारदर्शिता, तो देखो कई बार क्या होता है कि जब आगे की जो प्रक्रियाएँ होती हैं वहाँ पर दिक्कतें आती हैं। अगर आपने मनमानी चीज़ें की हैं तो बाद में व्यक्ति इसके लिए ऑब्जेक्शन उठा सकता है। तो अब रिमांड की प्रक्रिया है उसमें भी पारदर्शिता आ जाएगी और हर एक पहलू सभी चीज़ों को समझता होगा कि अब तक क्या-क्या हो जाना चाहिए और आगे क्या-क्या, कैसे-कैसे करना है। तो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी से पहले गिरफ्तारी के कारणों का दस्तावेजीकरण भी सुनिश्चित हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिखाया जाएगा कि देखो जी, हमने इसको गिरफ्तार किया था तो इस तरह से हमने इसको लिख के ये दे दिया। तो कोर्ट को भी लगेगा ठीक है भाई, मतलब व्यक्ति सभी चीज़ों को जानता है, अपने उसको पता है। कई बार आपने देखा होगा मूवीज़ में या सीरियल्स वगैरह में व्यक्ति पूछा जाता है कि आपको पता है ना क्यों गिरफ्तार किया गया है? तो वो इसीलिए न्यायाधीश वहाँ पूछते हैं ताकि पता चल जाए कि क्या उसके मौलिक अधिकार उसको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो रिमांड की प्रक्रिया में पारदर्शिता भी हो जाएगी और इसके अलावा मानवाधिकार संरक्षण का मामला भी हो जाएगा, क्योंकि जो विधि के द्वारा उचित प्रक्रिया निर्धारित है उसको पालन किया जा रहा है और शासन अच्छे से चल रहा है, विधि का शासन हो रहा है यहाँ पे। बातें क्लियर? तो ये महत्वपूर्ण प्रभाव आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगे और कभी दोबारा अब पुलिस प्रशासन ने या किसी भी तंत्र ने गिरफ्तारी में कोई गलती की, तो आप कोर्ट को सूचना दे सकते हो कि देखो जी, आपने ये फैसला दिया था, इस फैसले को माना नहीं जा रहा है। जाँच एजेंसियाँ हैं, तंत्र है, हम मानते हैं कि व्यवस्था सँभालने के लिए, लेकिन मनमानी करने का अधिकार तो इनको भी नहीं है। तो निर्णय का प्रभाव तो रहेगा और निर्णय के प्रभाव के साथ-साथ चीज़ें कहाँ पे जुड़ जाएँगी, तो संविधान के अनुच्छेद 22 से जुड़ रही हैं और संविधान का अनुच्छेद 22 2 पहलुओं को बताता है। एक तरफ व्यक्ति को मनमानी गिरफ्तारी के मामले में अधिकार देता है और दूसरी तरफ व्यक्ति को निरोधात्मक नज़रबंदी से जुड़े हुए पहलू बताता है। तो निरोधात्मक नज़रबंदी क्या होती है? किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले रोक लेना, प्रिवेंटिव डिटेंशन कहलाता है, तो वो स्थिति भी इसी अनुच्छेद में शामिल है। तो 22 के 1 और 2 में कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार क्या-क्या हैं। तो जब कभी भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दी जाएगी, लिखित में दी जाएगी और उसी भाषा में दी जाएगी जो भाषा वो व्यक्ति समझता हो। वह व्यक्ति अपने वकील से बात कर सकता है और 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ये 22 1 और 2 में है। इसके अलावा 22 3 से 7 तक की जो पूरी की पूरी कहानी है वो निरोधात्मक नज़रबंदी से जुड़ी हुई है। यहाँ पर क्लियरली कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को आप उस स्थिति में अरेस्ट तो कर सकते हैं, जहाँ पर ये संभावना है कि वो किसी अपराध को जन्म दे सकता है या अपराध को बढ़ा सकता है। लेकिन ये अरेस्ट यानी कि ये जो नज़रबंदी रहेगी, ये 3 महीने से ज़्यादा की नहीं हो सकती, 3 महीने के अधीन ही रहेगी और 3 महीने के अधीन इस गिरफ्तारी को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ ज़िम्मेदारी रखी जाएगी एडवाइज़री बोर्ड के ऊपर, जो बनाया जाता है किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में। तो हाई कोर्ट के अगर इस पैनल को लगता है कि हाँ, अभी जो नज़रबंदी है उसको बढ़ा लेना है ताकि चीज़ें सुरक्षित रहें, सेफ रहें, तो इसीलिए चीज़ों को यहाँ पर भी पास रखा जाएगा, चीज़ों को बैलेंस रखा जाएगा, वरना कहानी यहाँ पर अगर एडवाइजरी बोर्ड को लगती है कि नहीं होनी चाहिए, तो फिर गिरफ्तारी जो है यानी कि जो निरोधात्मक नज़रबंदी है वो 3 महीने से ऊपर नहीं जाएगी। इसके अलावा संसद के द्वारा अवधि के मामले में वृद्धि की शक्ति, यानी कि वो कानून बनाकर चीज़ों को बदल भी सकती है कि क्या कैसा कैसे करके होना चाहिए, तो वो संसद के स्तर पर भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो यहाँ हमारे संविधान के पहलू भी जुड़ जाते हैं। यानी कि अल्टीमेटली कहा जाए तो फैसला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आने वाले समय पर ये बहुत सारे लोगों को मदद भी करने वाला है। तो इन सारी बातों के बाद में अब लास्ट में जल्दी से कमेंट बॉक्स में हो जाए क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी आप लोगों से पूछता है। इसके अलावा आप लोग के जो बाकी और एग्जामिनेशन हैं वहाँ पर भी पूछे जाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि जीएस पेपर 2 के हिसाब से ये टॉपिक कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो गिरफ्तारी के संरक्षण के संदर्भ में ही यहाँ पर 4 स्टेटमेंट हैं, जिनमें से क्या सही है क्या गलत ये आपको यहाँ पर बताना होगा। इसके अलावा अगर आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं वो भी हिंदी में, तो जुड़िए हमारे साथ रोज सुबह 9 बजे, जहाँ एडिटोरियल डिस्कशन और न्यूज़ एनालिसिस दोनों ही हम करते हैं और एक अच्छा और बैलेंस्ड आप लोग के लिए एनालिसिस लेके आते हैं। तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी आईक्यू शुरू कर रहा है 12 नवंबर से एक नया बैच 2027 वाले एस्पिरेंट्स के लिए, जो प्रतिज्ञा प्लस बैच होने वाला है। तो इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश 3 मोड्स पे अवेलेबल है और बैच में एनरोल करते समय अगर आप केएल लाइव कोड यूज़ करते हैं तो आपको इसके माध्यम से कुछ खास डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आप लोग की फीस कम हो जाएगी। तो 18,999 फिलहाल जो प्राइस है वो आपके लिए अवेलेबल है और आपको लोग को बैच में मिलती हैं ऐसी क्लासेस जहाँ आपका पूरा सिलेबस कवर होता है, करंट अफेयर, आंसर राइटिंग, सीसेट, ये सब कुछ कराया जाता है। 1-to-1 मेंटरशिप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है, क्योंकि इसी मेंटरशिप से आप लोग को मदद होती है तैयारी कैसे कैसे करनी है और समस्याओं को समाधान कैसे करना है। मेंटरशिप प्रोग्राम के अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है, स्टडी मटेरियल भी मिलता है, ताकि आपके लिए ये स्टडी आईक्यू के बैचेस वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाए, कोई परेशानियां ना हो। इसके साथ साथ एक खास पहलू यहाँ पर ये भी है कि स्कॉलरशिप भी मिलती है। अगर टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनोगे तो 11,000 का स्कॉलरशिप मिलता है और अगर प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो तो पूरी फीस भी रिफंड हो जाएगी। तो ज्वाइन कीजिए
कीजिए आज ही स्टडी आई क्यू के नए बैच में, अपनी तैयारी को बना लीजिए और भी अच्छा। अगर आप 2026 का एग्जाम देना चाहते हैं तो भी विकल्प है, और वो विकल्प है क्रैश कोर्स का, क्योंकि हमने शुरू कर दिया SIP यानी कि सक्सेस इन प्रीलिम्स। तो आप लोग SIP ज्वाइन कर सकते हैं जो नवंबर में शुरू हो रहा है, और KL लाइव कोड यूज करोगे तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा खास डिस्काउंट, प्लैटिनम 6999 में, गोल्ड 4999 में। तो एक खास स्थिति है, 10 नवंबर शुरू हो रहा है ये SIP बैच, तो ज्वाइन कीजिए जल्द। और आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स, अपनी क्वेरीज लेके आ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ कर सकते हैं, डिस्कशन भी मेरे साथ कर सकते हैं। बाकी जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल सर्च कर सकते हैं मेरे नाम से या QR कोड से, और आपको PDFs भी यहीं पे ही प्रोवाइड की जाएगी। तो जुड़िए और तैयारी कीजिए अच्छे से हमारे साथ में, और बने रहिए बाकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टडी IQ के साथ। तो फिलहाल के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।